नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए को बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देश से एक नया सबक सीखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हुए बांग्लादेश के चुनावों से पहले ये कहा जाता था कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी माहौल है, हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है। कुछ इक्के दुक्के घटनाएं हुई भी थी जिन पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, एक आध हत्या के मामले भी आए थे। इस तरह की घटनाओं की सूचना पहले से भी आती रही है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले साल जब शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और शेख हसीना ने भारत में शरण लिया था, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी माहौल है। लेकिन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में 2 अल्पसंख्यकों को शामिल किया है। इसमें से एक हिंदू है और एक बौद्ध है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 7.5% और बौद्धों की आबादी तो करीब करीब आधा प्रतिशत या उससे थोड़ा ज़्यादा है। यानी देश में जो 16 करोड़ की कुल आबादी है उसमें से करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं और 1 लाख के करीब बौद्ध हैं। लेकिन 2 मंत्री बनाकर उन्होंने साफ संकेत दिया है कि वो अपनी सरकार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में अभी कोई 3-4 दिन पहले ही चुनाव हुए थे और इसमें वहाँ बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। यानी वहाँ के 300 सीटों में से करीब करीब 209 पर बीएनपी के सांसद जीते थे। वहाँ की एक पुरानी पार्टी जमायत इस्लामी भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन वो 70 के करीब पर सिमट गई और ये माना जाता था कि जमायत इस्लामी जो एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है वो जीतेगा, उसकी जीत होगी, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2/3 बहुमत मिल गया बीएनपी को, जो एक अपेक्षाकृत उदार पार्टी मानी जाती है। तारिक रहमान के पहले उनकी माँ खालिदा जिया और उसके पहले खालिदा जिया प्रधानमंत्री रह चुकी थी और उसके पहले उनके पिता जियाउर रहमान वो राष्ट्रपति रह चुके थे, सैनिक अधिकारी भी थे। 1975 में जब मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु के नाम से मशहूर हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी पूरे परिवार के साथ। तो उसके बाद सैनिक उलटफेर के क्रम में आगे चल करके और जियाउर रहमान जो है वहाँ के सैनिक शासक बने, फिर चुनाव के ज़रिए वो राष्ट्रपति भी बन गए थे। बाद में उनकी पत्नी बनी और वो करीब 2 टर्म तक प्रधानमंत्री रहीं। अब यहाँ पर भारत के लिए एक सीखने की बात है। जहाँ 1.25 करोड़ के करीब हिंदू आबादी बांग्लादेश में रहती है, वहाँ करीब करीब 20 करोड़ आबादी भारत में मुसलमानों की मानी जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भारत के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है, न बीजेपी की तरफ से और न ही उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसकी तरफ से। क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? भारत जो एक सेकुलर देश है, भारत जो सभी लोगों को समानता देने की बात करता है, वहाँ केंद्र सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम समुदाय से नहीं है। और इसकी जड़ें यहाँ तक जाती हैं कि बीजेपी जो है वो आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती ही नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम को लोकसभा का टिकट दिया था, वो भी चुनाव हार गए थे। और इसलिए बीजेपी ये कह सकती है कि
जब कोई जीता ही नहीं मुस्लिम तो किसे मंत्री बनाए। लेकिन मंत्री तो राज्यसभा से भी बनाया जाता है, और किसी समुदाय को, किसी वर्ग विशेष को जब प्रतिनिधित्व देना होता है और लोकसभा में नहीं मिलता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और उसके ज़रिए उसके प्रतिनिधित्व को कायम रखा जाता है। पहले भी होता रहा है। बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी जो है वो भी जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो करती है। लेकिन मुसलमानों के प्रति जो उनका रुख है वो इससे ही जाहिर होता है कि वो टिकट नहीं देते और फिर मंत्री भी नहीं बनाते। जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेता बीजेपी में थे तो ऐसी स्थिति नहीं थी। कम संख्या में मुसलमानों को टिकट देते थे वो, लेकिन देते थे। एक दो टिकट प्रतिनिधि के तौर पर मिलता था। कुछ लोग जो है सरकार में भी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किए जाते थे। अब वो सब खत्म हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत जो है अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे हट रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए कि अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, उसमें केलदास कोहिस्तानी नाम के एक सिंध के जो व्यक्ति हैं हिंदू, वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। मंत्री का दर्जा नहीं है लेकिन राज्य मंत्री हैं। यानी उनके उसमें जो है प्रतिनिधित्व है। हालांकि जो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या है वो 1-1.5% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंध में ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप देखें तो अभी जो बीएनपी है उन्होंने 5 हिंदू और बौद्ध को टिकट दिए थे। उसमें 2 हिंदू और 2 बौद्ध चुनाव जीत कर आए और इन 4 में से 2 को उन्होंने मंत्री बना दिया। और इसमें से निताई राय चौधरी, उनको सांस्कृतिक मामले दिए गए हैं। यह भी देखिए कि बांग्लादेश को इस बात से डर नहीं रहता है कि लगता है कि संस्कृति विभाग अगर किसी हिंदू के हाथ में होगा तो वहाँ से वहाँ की संस्कृति, जो मुस्लिम संस्कृति को कोई खतरा हो जाएगा। और इसका एक ये उदाहरण भी है कि वो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की जगह बंगाली संस्कृति को तरजीह देते हैं। उसी तरह से दीपेन देवान चकमा, इनको पर्वत विकास जो है वो दिया गया है। ये चिट्टगांव हिल एरिया जो है, हिंदू और बौद्ध उसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं और वहाँ से ही आते हैं और उनको पर्वत विकास मंत्री बनाया गया है। ये भी कोई कम महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। यहाँ मैं ये भी बताऊं कि 2024 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, जब अवामी लीग की जीत हुई थी, तब भी अवामी लीग ने 20 अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू और बौद्ध मुख्य रूप से हैं, उनको टिकट दिया था। उसमें 17 जीते थे। ये अलग बात है कि शेख हसीना ने किसी भी हिंदू या बौद्ध को मंत्री नहीं बनाया था। बीएनपी ने उतनी सीटें तो नहीं दी, लेकिन मंत्री का पद दे करके एक तरह से सरकार में उनके प्रतिनिधित्व को निश्चित किया है। और एक तरह से ये भी जाहिर होता है कि सांप्रदायिक राजनीति से वो अलग रहना चाहते हैं। और इसके और आगे जाएं तो ये भी दिखाई देता है कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध चाहते हैं। ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत के ज़्यादा करीब नहीं है। अवामी लीग, जिसकी नेता शेख हसीना थी, जिनको पिछले साल छात्रों के विरोध के बाद देश छोड़ना पड़ा था, वो भारत में आजकल शरण ले रही हैं। और अवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहरहाल ये उनका आंतरिक मामला है, उस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम ये उदाहरण इसलिए रख रहे हैं कि भारत की में करीब 15-16% जो मुस्लिम आबादी है, यानी करीब 20 करोड़ से ज़्यादा, उसके प्रतिनिधित्व के बारे में अगर भारत की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी चिंता नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर कुछ बौखलाहट तो होगी। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम
बहुल देश है। सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो भारत और पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग एक जैसी है, 20 करोड़ के करीब यहाँ भी बताया जाता है और वहाँ भी 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये अलग बात है कि वो मुस्लिम बहुल है, क्योंकि उसमें हिंदू और बाकी लोग मिलाकर 2% भी नहीं है। भारत में कुल मिलाकर के जो गैर हिंदू हैं वो करीब 20% होते हैं, इसमें 15-16% मुसलमान माने जाते हैं। मैं ये अनुमानित आंकड़ा इसलिए रख रहा हूँ कि 2011 के बाद अभी जनगणना हुई ही नहीं है। 2021 में होना चाहिए था, 21 में कोरोना के चलते टला और उसके बाद तरह तरह के कारणों से उसको टाला जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि अगले साल जनगणना की उम्मीद है। बहरहाल सब लोगों को इंतज़ार है। इस बार इसलिए भी कहा गया है कि जाति के आधार पर जनगणना की जाएगी, तो जाति के साथ साथ उसमें जाहिर सी बात है धार्मिक संख्या भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी और एक मजबूत मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय की उपेक्षा करता है तो वो एक चिंता की बात है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बीजेपी में हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री भी नहीं है, इतने बड़े राज्य जहां इतनी संख्या में मुसलमान हैं। तो ये जो स्थिति है वो क्या बताती है, वो किसका बायस बताती है? जिस देश के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ हिंदू विरोधी लहर जो है वो तेज़ हो रही है, यानी बांग्लादेश, वहाँ 2 मंत्री बनाए जाते हैं हिंदू बौद्ध समुदाय से। भारत जो एक सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है और है भी, संविधान के हिसाब से अभी तक तो है, वहाँ पर कोई मंत्री केंद्र में मुस्लिम समुदाय से नहीं है। और मतलब आप ये समझें कि ये एक अनोखी बात की तरह है। बहुत सारे देशों में ऐसे संगठन होते हैं जो किसी एक धर्म के प्रति एक विशेष आग्रह या पूर्वाग्रह रखते हैं। वहाँ भी कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों या दूसरे धार्मिक समूहों को दी जाती है। बांग्लादेश में जिसे कट्टर इस्लामिक पार्टी कहा जाता है, जमायते इस्लामी, उसने भी एक उम्मीदवार हिंदू समुदाय से खड़ा किया था, हालांकि वो जीत नहीं पाए। तो बांग्लादेश में ये तो है कि अवामी लीग के समय में, यानी 2024 में 17 सांसद थे, अब घट करके वो 4 हो गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि 4 में से 2 मंत्री हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ की राष्ट्रीय सरकार फैसले करेगी उसमें वो शामिल होंगे और वो अपनी बात भी वहाँ रख पाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो भारत को किस तरफ ले जाया जा रहा है उसका एक संकेतक भी है। बांग्लादेश से भारत को सबक लेना चाहिए क्या, या पाकिस्तान से ही लेना चाहिए क्या, जहाँ पाकिस्तान में कम्प्लीटली उनको हिंदू विरोधी कहा जाता है, फिर भी एक राज्य मंत्री सरकार में जो है वो हिंदू समुदाय से मौजूद है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या भारत में केंद्र सरकार में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ना चाहिए? एक बात और बताऊं कि जो 2024 का चुनाव है उसके बाद लोकसभा में भी जो है प्रतिनिधित्व मुसलमानों का कम हुआ है। सिर्फ 24 सांसद जो हैं जीत करके आए, उसमें से करीब 9 जो हैं वो कांग्रेस से हैं और तेलुगु देशम पार्टी से हैं बहुत सारे, लेकिन एनडीए से कुछ भी नहीं। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में शामिल कई पार्टियों को माना जाता है कि वो कट्टर मुस्लिम विरोधी नहीं है, फिर भी उनके सांसद नहीं हैं। ये ज़रूर चिंता की बात है। आप इस पर सोचिएगा और कमेंट में आ करके और अपनी राय हमारे सामने रखिएगा ताकि हम ये समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं। और एक अनुरोध और है कि satyhindi.com जो हमारा वेबसाइट है उस पर आइए, और हम इस समय सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आप
अगर हमारा सदस्य बनना चाहें तो वहाँ एक बटन है, उसको दबाइए, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। सत्य हिंदी को इस वक्त आपके सहयोग की ज़रूरत है और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप खुलकर सामने आए। ये दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता काफ़ी मुश्किलों में है और ऐसे में वो अपने दर्शकों और पाठकों से ही कुछ उम्मीद कर सकती है। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.